नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हिंदी नाटक का अध्ययन आसानी से कैसे करें, जिसको कि बिना रटे और बिना घबराए हम आसानी से सरलता से तैयार कर सकते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब हम आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य विधाओं का अध्ययन करते हैं तो उसमें तमाम गद्य विधाएं हैं, जिसमें नाटक है, कहानी है, उपन्यास है और अन्य गद्य विधाएं। तो हम इन गद्य विधाओं को याद करने की कोशिश करते हैं या फिर उसको रटने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसे बिंदुओं को देखेंगे, ऐसे रोड मैप को देखेंगे, जिसके माध्यम से पहले हमारी समझ विकसित होगी। इसके बाद लगेगा कि हम इन गद्य विधाओं को बिना रटे और घबराए भी आसानी से तैयार कर सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो लेक्चर तैयार किया हुआ है और सबसे पहले हमने इसमें नाटक को रखा है। और जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है अपने किताब में कि विलक्षण बात यह है कि गद्य विधाओं में सबसे पहले लेखन की शुरुआत हुई तो वो नाटक है। तो इसीलिए हमने भी नाटक से इसकी शुरुआत की हुई है और यहाँ पर किसी खास परीक्षा को हमने नाम नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये जो विषय है ये एक से अधिक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उससे जोड़कर आपको देखना है, क्योंकि हर परीक्षाओं की प्रकृति कुछ एक ही सी होती है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके पैटर्न में अंतर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब हिंदी नाटक का आप अध्ययन करना शुरू करेंगे तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधे हम टॉपिक पर बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा गया है हिंदी नाटक का अध्ययन कैसे करें। जब हम हिंदी नाटकों को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है हिंदी नाटकों का विकास, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि मौलिक और अनुदित। हिंदी नाटकों के साथ एक खास चीज ये है कि इसमें आपको मौलिक नाटकों का भी अध्ययन करना होता है और कुछ ऐसे नाटक होते हैं जिनका कि आपको अनुवाद मिलता है। अनुवाद देखेंगे कि 3 भाषाओं से ज़्यादातर अनुवाद किए गए हैं, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला। ये 3 ऐसी भाषाएं हैं जिनका कि हिंदी नाटक लिखते समय हिंदी के नाटककारों ने उपयोग किया है। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद और बांग्ला से हिंदी में अनुवाद। तो हिंदी नाटक पढ़ते वक्त आपको मौलिक और अनुदित दोनों तरीके के नाटकों से आपका सामना होगा। इसके बाद जब नाटक का इतिहास लिखा जाता है तो सबसे पहला जो युग आता है उसका नाम है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग और इसके बाद है तीसरा प्रसाद युग, चौथा प्रसादोत्तर युग और पांचवा समकालीन नाटक। इसको ध्यान में रखना है कि हिंदी नाटकों का अध्ययन करते समय हमें मौलिक नाटक और अनुदित नाटक दोनों को ध्यान में रखना है। फिर भारतेंदु युग में लिखे गए नाटकों को एकदम से ध्यान में रखना है। फिर प्रसाद युग यानी जयशंकर प्रसाद के नाम से प्रसाद युग चला। इसके बाद जो युग है प्रसादोत्तर युग, जिसमें आप देखेंगे कि मोहन राकेश जैसे नाटककारों का नाम लिया जा सकता है। फिर समकालीन नाटक, जिसमें बहुत सारे प्रसिद्ध नाटककार आपको देखने को मिल जाएंगे। जब हम भारतेंदु युग पढ़ते हैं और प्रसाद युग पढ़ते हैं तो एक तरफ भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में नाटक लिखे जा रहे थे, दूसरे तरफ प्रसाद के नेतृत्व में नाटक लिखे जा रहे थे। लेकिन बीच में इन्हीं के समानांतर एक और धारा चल रही थी जो कि कई तरीके की है, जिसमें कि रोमांचकारी नाटक लिखे जा रहे थे, पौराणिक नाटक लिखे जा रहे थे, ऐतिहासिक नाटक लिखे जा रहे थे, सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित नाटक लिखे जा रहे थे और प्रतीकवादी नाटक लिखे जा रहे थे। इन सभी नामों को आप किसी न किसी बुक में जरूर पढ़े होंगे और क्योंकि रोड मैप की बात है, नाटकों को पढ़ते वक्त किन किन तरीके के हमें नाटक मिल सकते हैं। जैसे रोमांचकारी नाटक आपने पढ़ा होगा, पारसी थिएटर का नाम, पारसी थिएटर जो कि इसी तरीके के नाटक लिखने के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर रोमांचकारी नाटक,
पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक में जयशंकर प्रसाद का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित नाटक भी लिखे गए। सवाल कई बार परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि पूछा गया है कि प्रतीकवादी नाटक कौन सा है। ठीक है, तो हम इन सभी बिंदुओं पर आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन जब आप नाटक का अध्ययन करेंगे तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा कि नाटक पढ़ते समय हमें मौलिक, अनुदित, रोमांचकारी, पौराणिक, ऐतिहासिक, सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित नाटक और प्रतीकवादी नाटक जैसे शब्दों से बार बार आपका मुकाबला होगा। ये जो भी यहाँ पर प्रवृत्तियां दिखाई पड़ रही हैं आगे प्रसाद युग तक चलती रहें। प्रसादोत्तर युग में देखा जाए तो रोमांचकारी नाटक लिखना थोड़ा सा कम हुआ। इसमें पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, एक नया नाटक शुरू हुआ जिसका नाम है समस्या प्रधान नाटक। और जैसे मैंने बोला कि समस्या प्रधान नाटक लिखे जा रहे थे, तुरंत आपके दिमाग में एक नाटककार का नाम आ गया होगा जिनका नाम है लक्ष्मी नारायण मिश्र, LNM। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जो कि समस्या नाटक लिखने के लिए जाने जाते थे और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी इनका नाटक लगा हुआ है और तमाम परीक्षाओं में के पाठ्यक्रमों में इनका नाटक लगा हुआ है। तो देख रहे हैं आप कि प्रसाद युग के बाद जब नाटक लिखे जा रहे थे तो उसमें पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक और एक नया नाटक यहाँ पर शुरू हो गया जिसको कि हम समस्या प्रधान नाटक कहते हैं। साथ में आधुनिकता बोध, जो यहाँ पर सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित नाटक है, वो आगे चलकर आधुनिकता बोध जैसे शब्द से बोला जाने लगा, क्योंकि आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद आधुनिकता बोध जो शब्द है ये ज़्यादा प्रचलित हो गया। आप नई कविता पढ़ेंगे, नई कहानी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी दिखाई पड़ता है, इसका प्रभाव नाटक में भी देखने को मिलता है। समकालीन नाटक, समकालीन नाटक में जहाँ एक तरफ पुरुष लिख रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ एक नई घटना इसमें घटी कि अब तक आप देखेंगे कि भारतेंदु युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग तक सभी नाटक लिखने वाले पुरुष थे, लेकिन समकालीन नाटक में कुछ महिलाओं का भी इसमें प्रवेश हुआ और वो भी नाटक लिखना शुरू की, जिन पर कि हम आगे बात करेंगे। तो समकालीन नाटक में एक खास टर्निंग पॉइंट आप देखेंगे कि नाटक विधा में महिलाओं का लेखन भी शुरू हो गया। आगे देखते हैं कि अगर हम भारतेंदु युग और प्रसाद युग पढ़ते हैं तो किन किन चीज़ों को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि हर तथ्य को, हर फैक्ट्स को हम याद नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को हमें समझकर, चिंतन करके अपने मन में बैठाना पड़ेगा जो कि लंबे समय तक रहेगा। तो भारतेंदु युग पढ़ते वक्त आपको सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक बिल्कुल ध्यान में रहने चाहिए और इनके दो तरीके के नाटक रहे, मौलिक नाटक और अनुदित नाटक। परीक्षाओं में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उसमें सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है और कौन सा अनुदित नाटक है। घुमा फिराकर यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं। लगभग भारतेंदु हरिश्चंद्र के 17 के आसपास में नाटक माने जाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ मौलिक नाटक हैं और कुछ अनुदित नाटक हैं। इन दोनों को अपने दिमाग में अलग अलग फोल्डर बना के आपको रखना पड़ेगा। यहाँ से सवाल हर साल पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को बिल्कुल क्लियर करके रखिए। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद के नाटक। जयशंकर प्रसाद के नाटक भी नाटक के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखते हैं और सभी नाटक प्राय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगे हुए पाए जाते हैं, जिसमें कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, इन सब का नाम तो आपको एकदम से ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और सवाल पूछने के लिए जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक कौन था, अंतिम नाटक कौन था, ठीक है, इनका प्रतीकवादी नाटक कौन था, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद जयशंकर प्रसाद के नाटकों को उसमें कितने अंक हैं, उसकी क्या विषय वस्तु है, पात्र कौन कौन से हैं, ये पूरा आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक दो सवाल हर परीक्षा में बनते ही बनते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के नाटक लेखन के समानांतर एक और लेखन चल रहा था जिसकी चर्चा हमने पहले भी की, और यहाँ पर भी बता दूं, हम आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे कि समानांतर लेखन में किस तरीके के नाटक लिखे जा रहे थे। रोमांचकारी नाटक,
पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक और प्रतीकवादी नाटक। रोमांचकारी नाटकों में कुछ नाम यहाँ पर हमने दिया हुआ है, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ से एक दो सवाल कभी कभी एक्सपर्ट्स के मन में आता है तो पूछ लेता है। रोमांचकारी नाटक जिसमें कि रौनक बनारसी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है, हुसैन मियाँ, मुंशी विनायक प्रसाद, मोहम्मद आगा हस्र कश्मीरी, पंडित राधेश्याम कथावाचक। ठीक है, इन लोगों का उपनाम भी आप नाटक पढ़ते समय पाएंगे। ठीक है, किसी का नाम बेताब है तो किसी का नाम कश्मीरी है। खासतौर से चौथे नंबर और पांचवें नंबर के जो भी नाटककार हैं, इनका नाम आपने परीक्षाओं में भी देखा होगा, विकल्पों में भी इन लोगों का नाम रहता है, मोहम्मद आगा हस्र कश्मीरी और पंडित राधेश्याम कथावाचक। इन लोगों का संबंध देखा जाए तो पारसी थिएटर से रहा है, जिस पारसी थिएटर को हिंदी नाटक में बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखा गया, बल्कि नाटक को सतही तौर पर प्रस्तुत करने का इन लोगों के ऊपर आरोप भी लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रोमांचकारी नाटक और नाटककारों को ध्यान में रखना है। इसके बाद है पौराणिक नाटक। पौराणिक नाटक को भी हम कई भागों में देख सकते हैं। पहला तो है कथावाचक वर्ग, यानी जो पहले राधेश्याम कथावाचक रोमांचकारी नाटक लिखा करते थे, वो बाद में पौराणिक नाटक की तरफ इनका ध्यान गया। इसके बाद दूसरा वर्ग जो है वो है बद्रीनाथ भट्ट का। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बद्रीनाथ भट्ट के नाम पर भले कोई युग नहीं चला है, लेकिन इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो इनके जो भी नाटक आप किताबों में पढ़ें उनको नोट कर लें, उनको जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद है गोपाल गहमरी। ठीक है, गोपाल गहमरी उपन्यासों में तो इनका नाम आपने सुना होगा, जासूसी उपन्यास के लिए ये लोग जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने नाटक में भी योगदान दिया है। इसके बाद जो चौथा वर्ग है प्रसाद वर्ग, यानी प्रसाद जी को फॉलो करने वाले, जिसमें कि सुदर्शन जिसे कहानीकार और नाटककार रहे, उसमें ऐतिहासिक नाटकों को ज्यादा प्रमुखता दी गई है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पौराणिक नाटक में भी कई तरीके के वर्ग हैं, जिन भी नामों का हमने यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। किताबों को पढ़ते वक्त, गाइडों को पढ़ते वक्त या फिर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को पढ़ते वक्त जैसे ये सब नाम आए तो आप जरूर इसको गंभीरता से लीजिए। अब तीसरा यहाँ पर जो विभाजन मैंने किया है वो है प्रतीकवादी नाटक, जिसमें जयशंकर प्रसाद के कुछ नाटक जो है प्रतीकवादी माने जाते हैं, सवाल पूछा भी गया है। ठीक है, और इन्हीं के समानांतर इन्हीं का अनुकरण करते हुए बाद में लक्ष्मी नारायण लाल ने भी कुछ प्रतीकवादी नाटक लिखे हैं। हम इन सभी बिंदुओं के ऊपर एक एक करके वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे। हमारे मन में आया कि पहले हम एक खाका आप सभी को बता दें कि नाटक पढ़ते वक्त कैसे हमें पढ़ना चाहिए, किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे बात करें प्रसाद युग। प्रसाद युग नाटक खासतौर से दो तरीके से लिखे जा रहे थे। एक तो ऐतिहासिक नाटक लिखे जा रहे थे, जिसमें चंद्रगुप्त का नाम हो गया। ठीक है, इसके बाद स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी, इसी तरीके से ढेर सारे ऐतिहासिक नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमें ऐतिहासिक नाटक ध्यान में रखना है। साथ में कुछ ऐसे नाटककार थे जो कि अनुवाद करना भी छोड़े नहीं थे, वो भी बांग्ला से, संस्कृत से और इंग्लिश से लगातार अनुवाद कर रहे थे। तो दो तरीके के नाटकों को आपको ध्यान में रखना है। प्रसाद युग में ही एक तरीके से एक नया नाटक लिखने का प्रचलन शुरू हुआ, जिसको कि हम समस्या नाटक कहते हैं, जिसमें कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम हमने आपको बताया हुआ था। जो विद्यार्थी इस रोड मैप वाले वीडियो लेक्चर को भी देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारे उनके क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुए होंगे और उनके मन में एक रूपरेखा बनी होगी, फॉर्मेट बना होगा कि कैसे हमें नाटक का अध्ययन करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र, सवाल पूछा जा सकता है कि समस्या प्रधान नाटक लिखने के लिए कौन जाने जाते हैं, तो ऑप्शन में जैसे आप देखेंगे तुरंत बता देंगे कि लक्ष्मी नारायण मिश्र है। ठीक है, तो प्रसाद युग में दो तरीके के नाटक लिखे जा रहे थे, ऐतिहासिक और समस्या प्रधान नाटक। इसके बाद हम देखते हैं कि नाटकों की प्रवृत्तियों में भी थोड़ा सा बदलाव आया, जिसमें कि आधुनिकता बोध से रिलेटेड नाटक लिखे जाने लगे, जिसको कि हम कई बार विसंगति बोध भी नाटक कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि भुवनेश्वर प्रसाद के नाटक काफी महत्वपूर्ण रहे,
धर्मवीर भारती और मोहन राकेश। इन तीनों नाटककारों को आपको ध्यान में रखना है, जो कि आधुनिकता बोध से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसी को हम कई बार किताबों में देखते हैं, लिखा रहता है एब्सर्ड नाटक, ठीक है, विसंगति बोध या फिर आधुनिकता बोध या फिर एब्सर्ड नाटक, जिसमें भुवनेश्वर प्रसाद, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। एब्सर्ड नाटकों के लिए ज्यादातर नाम आता है भुवनेश्वर प्रसाद का, ठीक है। अगर हम बात करें समकालीन नाटक की, तो इसमें ढेर सारे नाटककार हैं, लेकिन हमने जिन भी नाटककारों का नाम यहाँ पर रखा हुआ है, सभी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो इनसे सवाल हर हालत में पूछे जाते रहे। तो कम से कम इनको तो हमें ध्यान में रखना ही चाहिए, जिसमें विष्णु प्रभाकर, क्योंकि ये सब ऐसे नाटककार हैं जिनके 4 से अधिक नाटक हैं। तो जब 4 से अधिक नाटक होते हैं तो प्रकाशन वर्ष और क्रम के अनुसार भी पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमें इन सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। विष्णु प्रभाकर का नाम आप ध्यान में रखिए, भीष्म साहनी, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, मणि मधुकर, शंकर शेष, गिरिराज किशोर, नरेंद्र मोहन, कृष्ण बलदेव वैद्य और स्वदेश दीपक। ये सभी नाम सुनने से ही लग रहे होंगे कि ये सभी पुरुष हैं, पुरुष नाटककार हैं, ठीक है। तो इन सभी नामों को, जैसा कि मैंने बताया कि समकालीन नाटक में ढेर सारे आपको नाटककार मिल जाएंगे, लेकिन ये सभी ऐसे नाटककार हैं जिनसे सवाल खूब बनते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम इनको ध्यान में रखिए। इसके बाद हम बात करें महिला नाटककारों के बारे में, तो ज्यादातर महिला नाटककार नहीं है। मुख्य रूप से मन्नू भंडारी और मृणाल पांडे का नाम हमें ध्यान में रखना चाहिए। मृणाल पांडे ने भी ज्यादातर नाटकों का क्या किया है, नाट्य रूपांतरण किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है इनका। बाकी मन्नू भंडारी ने कुछ नाटक लिखे हुए हैं, तो यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि समकालीन नाटक में आकर महिलाओं ने भी कुछ नाटक लिखने शुरू किए। तो ये पूरा रोड मैप है कि जब हम नाटकों का अध्ययन करेंगे तो किन किन युगों को हमें ध्यान में रखना है और उन युगों की खास प्रवृत्तियां क्या रही हैं, उनसे जुड़े हुए जो नाटककार हैं वो कौन कौन से हैं। तो जब हम इसको समझ जाते हैं तो आसानी से नाटक विधा को हम याद कर लेते हैं और घबराते भी नहीं हैं और मन शांत रहता है और आराम से जाकर परीक्षा में अधिकतम अंक हासिल कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि हिंदी नाटक विधा का अध्ययन आसानी से कैसे करें, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखें, रटने के स्थान पर और घबराने के स्थान पर किस तरीके से इस पूरे रोड मैप को हम देखकर समझकर याद कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। हमने किसी खास परीक्षा का नाम यहाँ पर नहीं दिया था, लेकिन जिन जिन परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, इतना तो आप अपने को ध्यान में रखिए ही, उनसे जोड़कर इसको देखने का प्रयास कीजिए। प्रवक्ता या सहायक प्रोफेसर परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो लेक्चर थी और आपकी समझ विकसित करने में ये अहम रोल निभाई होगी। जैसे ही अब अपनी किताबों को आप खोलेंगे, चाहे वो वन लाइनर किताबें हों, चाहे सब्जेक्टिव किताबें हों, तुरंत आपके मन में आ जाएगा कि हाँ, इस तरीके से हमें याद करना चाहिए था, इस तरीके से पढ़ना चाहिए था। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।